नमस्कार साथियों, आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कौटिल्य और उसका अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। कौटिल्य के दो अन्य नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त थे। चाणक्य और विष्णुगुप्त। कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ। तक्षशिला में ब्राह्मण परिवार के में इनका जन्म हुआ। कौटिल्य वेदों व शास्त्रों के ज्ञाता, थे। राजनीति शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। तक्षशिला में बने तक्षशिला शिक्षा केंद्र में आचार्य के पद पर कार्यरत थे। इनका स्वभाव अत्यंत रूढ़िवादी और क्रोधी था। कौटिल्य को पुराणों में दिवजर्षभ कहा गया है। दिवजर्षभ का अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से नंद वंश का अंत किया या नंद वंश को समाप्त किया। फिर ये पुरोहित अर्थात प्रधानमंत्री पद पर रहे। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में और कुछ समय ये बिंदुसार के कार्यकाल में भी रहे। अब है अर्थशास्त्र। नाम से ये अर्थशास्त्र है, लेकिन इसका विषय है राजनीति शास्त्र या राजशासन या राज प्रबंध है। भाषा संस्कृत। इसमें किसी भी मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है। तो मित्रों, आपके
मन में ये प्रश्न उठता होगा कि अगर मौर्य शासक का उल्लेख नहीं है तो हम इसको मौर्य काल से संबंधित कैसे मान सकते हैं। तो दोस्तों मैक्सनीज की जो इंडिका है उसके अंदर जिस प्रशासन या राज प्रबंध का उल्लेख किया गया है वही राज प्रबंध व राज शासन है, वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया गया। तो इतिहासकारों ने अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो मौर्य काल से लगाया है। इसके बाद में हम इसके अंदर 15 अधिकरण हैं और 180 प्रकरण, 4000 से 6000 श्लोक है। चार हजार से 6000 श्लोक है। अब इसका जो प्रथम अधिकरण है, प्रथम अधिकरण, प्रथम अधिकरण में राजस्व संबंधी, राजस्व संबंधी विषय के बारे में बताया गया है। फिर द्वितीय अधिकरण नागरिक प्रशासन, और तृतीय अधिकरण में दीवानी मामले, दीवानी मामले। चतुर्थ अधिकरण में फौजदारी और व्यक्तिगत मामले, व्यक्तिगत मामले। दीवानी में जमीन संबंधी जो भी विवाद है वो दीवानी मामले दीवानी न्यायालय के अंदर प्रस्तुत किए जाते थे, और फौजदारी में लड़ाई झगड़े के जो भी मामले हैं वो चतुर्थ अधिकरण के अंदर उनका उल्लेख किया गया है। फिर है पांचवां अधिकरण, पांचवां अधिकरण। इसमें राजा के कार्यों व दायित्वों का उल्लेख किया गया, उल्लेख किया गया। छठे अधिकरण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, छठा अधिकरण। इसमें राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। ये 7 अंग कौन कौन से हैं? स्वामी, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, बल, कोष और मित्र। ये 7 अधिकरण राज्य के जो 7 अंग है वो अधिकरण 6 के अंदर इनका उल्लेख है वो किया गया है। इसके अलावा जो अन्य 9 अधिकरण है, अन्य 9 अधिकरणों के अंतर्गत
अन्य जो 9 अधिकरण है उनमें राजा की जो विदेश नीति है, राजा की विदेश नीति, राजा की विदेश नीति और राजा के जो भी सैनिक अभियान है, युद्ध व संधि संबंधी मामले आते हैं। अर्थशास्त्र का इतिहास के क्षेत्र में उतना ही महत्व है, अर्थशास्त्र का इतिहास के क्षेत्र में उतना ही महत्व है जितना व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि का जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र का इतिहास के क्षेत्र में इतना ही महत्व है जितना व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि के अष्टाध्यायी का है। इसके बाद में हम मैक्सनीज और उसकी इंडिका, मैक्सनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इससे पहले आर्कोसिया, जिसको कंधार कहते हैं, आर्कोसिया कंधार में क्षत्रप के दरबार में भी ये राजदूत के रूप में रहा। इन्होंने भारत के अंदर जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी सुना, देखा, वो सब इंडिका नामक ग्रंथ के अंदर लिखा। मित्रों, ये इंडिका मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि मौर्य जो काल है वो किस प्रकार का था। तो सबसे पहले देखते हैं, मौर्य युग में बताया गया है कि मौर्य युग के अंदर शांति तथा समृद्धि व्यापक थी। भारतीय वीर साहसी और सत्यवादी थे। भारतीय वीर साहसी और सत्यवादी थे। ये विशेषता आज भी हमें हमारे वीरों के अंदर मिलती है। अपराध बहुत ही कम होते थे, अपराध बहुत कम होते थे। घरों की जो भी संपत्ति है उनकी रखवाली करने की ज़रूरत नहीं थी, रखवाली की ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद में देवताओं के बारे में उल्लेख किया गया है। मैक्सनीज ने लिखा है इंडिका में कि जो यूनानी देवता डियोनीसियस और
हेराक्लीज, ये जो यूनानी देवता थे इनका संबंध भारत के शिव डियोनीसियस का संबंध शिव से, और हेराक्लीज का संबंध है वो कृष्ण से, भगवान कृष्ण से लगाया गया। खाद्यान्न, यहाँ मुख्य रूप से गेहूं तथा जौ का उल्लेख किया गया है। फिर समाज में मैक्सनीज ने 7 वर्ग बताए हैं। ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के अंदर राज्य के 7 अंग बताए गए हैं और इंडिका के अंतर्गत समाज के 7 वर्ग बताए गए हैं, जिनमें दार्शनिक, कृषक, शिकारी और पशुपालक, व्यापारी और शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक, जो जिनका कार्य गुप्तचर कार्य करना था, मंत्री। ये 7 वर्ग है वो मैक्सनीज इंडिका के अंतर्गत समाज के बताए हैं। फिर है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध, जो मौर्य प्रशासन में मगध मुख्य शक्तिशाली केंद्र था, उसकी ये राजधानी थी। पाटलिपुत्र को पोली ब्रोथा भी कहा गया है, पोली ब्रोथा। यह गंगा व सोन नदी के किनारे है। ये गंगा व सोन नदी के संगम पर स्थित है। इसका जो आकार है वो 80 स्टेडिया यानी 16 किलोमीटर, 80 स्टेडिया का मतलब 16 किलोमीटर इसकी लंबाई और 15 स्टेडिया यानी 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। 3 किलोमीटर इसकी चौड़ाई बताई गई है। इसके चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया है। पाटलिपुत्र जो राजधानी थी उसके चारों ओर दीवार का निर्माण किया गया है। नगर परिषद या नगर का जो प्रबंध है, नगर का जो प्रबंध है यानी पाटलिपुत्र जो नगर था उसका जो प्रबंध है वो कौन करता था? नगर परिषद के अंतर्गत भी 6 समितियां बनी हुई थी। 6 समितियां बनी हुई थी जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। 6 समितियां बनी हुई थी और प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे। 5 सदस्य थे। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य थे, यानी कुल है वो इसके अंदर 30 सदस्य थे। तो बहुत बार ये परीक्षा में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र की जो नगर परिषद थी उसमें जो 6 समितियां बनी हुई है उसमें कुल कितने सदस्य थे? तो 30 सदस्य थे। तो साथियों, इसी के साथ हम मैक्सनीज की इंडिका और कौटिल्य का अर्थशास्त्र
हमने अध्ययन किया है। आगे हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।